सभी को सादर अभिवादन। मैं नीलम गुप्ता, अध्यापिका हूँ कंपोजिट विद्यालय गोविना, जनपद हापुड़ में। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम शिक्षकों की मदद के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। उन्हीं में से एक मॉड्यूल है आधारशिला। तो आज हम इस आधारशिला मॉड्यूल के भाग 5 और 6 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है कि आधारशिला मॉड्यूल कक्षा 1 और 2 के बच्चों में भाषा और गणित की एक बुनियादी समझ विकसित करने के लिए तैयार किया गया है। और अगर हम सभी शिक्षक इस मॉड्यूल में बताए गए जो विधियां हैं, जो गतिविधियां हैं, आकलन के और मूल्यांकन के तरीके हैं, उनका प्रयोग अपने शिक्षण के दौरान करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। तो इसके भाग 5 में है आरंभिक स्तर पर आकलन एवं मूल्यांकन, भाषाई कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन, गणितीय कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन, और साथ ही इसमें कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरंभिक स्तर पर आकलन एवं मूल्यांकन की। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या वो काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हम अगर पहली बार कोई मिठाई बना रहे हो तो बीच बीच में हम उसे चख कर देख लेते हैं कि क्या हम सही तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये जो बीच बीच में जांचने या आंकने वाला काम होता है, इसी को ही आकलन कहते हैं। आकलन के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक ये समझ सकते हैं कि वो अपने काम में कितना सफल रहे, बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, और कहाँ अभी और सुधार की ज़रूरत है। तो अब बात आती है कि कैसे करें आकलन या मूल्यांकन। तो आकलन या मूल्यांकन करते समय हमें 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं जो इसमें बताए गए हैं, और साथ ही हमें ये भी समझाया गया है कि इन पहलुओं पर काम कैसे किया जाए। तो सबसे पहले है कक्षा के काम के दौरान आकलन। तो कक्षा में बच्चों के साथ काम करते समय हमें सहज रूप से पता चल जाता है कि बच्चों की मुश्किलें कहाँ हैं, जो काम किया गया है क्या उसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है। अगर हम थोड़ा भी ध्यान से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि अभी कहाँ पर और काम की ज़रूरत है। और इस तरह से इस ध्यान से देखने की प्रक्रिया को ही अवलोकन कहते हैं। और अवलोकन मूल्यांकन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। बहुत सारे ऐसे लर्निंग आउटकम होते हैं जिन पर हमें अलग से बच्चे का मूल्यांकन करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अवलोकन के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि बच्चे इन आउटकम को प्राप्त कर चुके हैं। जैसे कि दूसरों के साथ मिलकर काम कर पाना, दूसरे बच्चों के साथ अपनी बात आत्मविश्वास से कह पाना। इसी तरह से बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं आ सकती हैं जिन्हें हम शिक्षकों को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए ताकि वे आगे के मूल्यांकन में हमारी मदद करें। जैसे मान लिया अगर कोई बच्चा किसी चीज़ से जुड़ नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, तो हो सकता है उसके घर में कोई ख़ास परेशानी हो, उसे कोई शारीरिक समस्या हो, या वो किसी और ख़ास मानसिक दौर से गुजर रहा हो। तो ऐसे में रिकॉर्ड रखने से हमें आगे की दिशा तय करना आसान हो जाएगा। हम चाहें तो एक फ़ाइल में अलग अलग कागज़ों पर एक एक बच्चे के बारे में ऐसी जानकारी दर्ज कर सकते हैं जो हमारे ज़रूरी लगे। बच्चों के आकलन का रिकॉर्ड लर्निंग आउटकम के सापेक्ष रखने के तरीके विषयवार यहाँ इस बुकलेट में दिए गए हैं। इसके बाद आता है शाब्दिक मूल्यांकन। शाब्दिक मूल्यांकन मतलब एक निश्चित अवधि के बाद किया जाने वाला मूल्यांकन। जैसे हम हर महीने या हर 2 महीने में जांचना चाहते हैं कि बच्चे कहाँ तक पहुँचे, तो इसके लिए हम ऐसी गतिविधियाँ सोचेंगे जो खास तौर पर सीखने की स्थिति को आंकने के लिए बनाई गई हैं। तो मूल्यांकन के दिन होने वाला काम भी सामान्य दिवसों से कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा। कोई डर या तनाव का माहौल पैदा नहीं किया जाएगा, अंक और पास फेल वाली बात नहीं रहेगी, और कभी जो है ऐसा कुछ नहीं होगा कि बच्चे को ये लगे कि कोई बहुत मुश्किल दौर से वो गुजरने वाला है। बच्चों के मूल्यांकन के लिए विषयवार लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं जिनके आधार पर सतत आकलन किया जाना चाहिए, और इनका मुख्य उद्देश्य लर्निंग गैप्स को पहचानना और उन्हें दूर करना है। अब बात आती है कि किन बिंदुओं पर मूल्यांकन किया जाए।
तो बच्चों का मूल्यांकन हर विषय के लिए निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष किया जाना है और इसके लिए जिन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है वो है कि जिस समूह का मूल्यांकन किया जा रहा है उसके बारे में ये जानकारी कर लें कि इस अंतराल में बच्चों को किन किन लर्निंग आउटकम पर काम करने का मौका मिला है। पहले से ये जान लें कि किन किन आउटकम का मूल्यांकन कक्षा में अवलोकन से किया जा सकता है, कौन से ऐसे लर्निंग आउटकम है जिन पर अलग से मूल्यांकन की ज़रूरत है और उस मूल्यांकन का तरीका क्या होगा, कौन से टूल्स होंगे जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है कि मूल्यांकन के लिए कैसी गतिविधियां कराई जाएं। तो मूल्यांकन के लिए निर्धारित हर एक आउटकम के बारे में सोचिए कि किस तरह की गतिविधि या काम दिए जा सकते हैं जिनमें ये उभर कर आएगा कि बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चे पढ़कर समझ पाते हैं या नहीं, तो हो सकता है कि हम उन्हें कोई कविता दें और उस पर सवाल दे दें। अगर ये देखना चाहते हैं कि वो गिन पाते हैं या नहीं, तो उन्हें कोई ऐसा खेल दें जिसमें गिनना शामिल हो। तो ये गतिविधियाँ अलग अलग तरह की हो सकती हैं। मूल्यांकन की गतिविधियों को हम इस तरह से देख सकते हैं कि क्या ये पूरी कक्षा में होगी यानी कि सामूहिक रूप से, क्या कोई गतिविधि मौखिक होगी जैसे मौखिक अंताक्षरी वगैरह, या गतिविधियाँ करते समय बच्चों के बारे में रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसी मौखिक गतिविधियाँ जो पूरी कक्षा में या बड़े समूह में की जा रही हैं जैसे चर्चा या एक्शन कविता, तो इसका आकलन करने के लिए कौन कौन से बच्चे उसे नहीं कर पा रहे हैं या अड़चन के साथ कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चे लिखी हुई बनी हुई चीज़ तक पहुँचते हैं जैसे कि कविता पर चित्र बनाना या लिखना, इसके बाद में अलग से अवलोकन या आकलन कर सकते हैं। यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि ऊपर जो बातें बताई गई हैं उदाहरण के रूप में, इन्हें हम अपनी कक्षा के लिए किस तरह से इस्तेमाल करें। क्या ये ज़रूरी है कि बच्चों को उनके मूल्यांकन के बारे में बताएं? तो इस बात पर बहुत डिबेट हुई है कि बच्चों को उनके परिणाम और उनकी गलतियां बताने की ज़रूरत है या नहीं। समस्या तो तब आती है जब बच्चे को ये बताया जाए, अगर इस तरह से बताया जाए कि उसका आत्मविश्वास टूट जाए और उसे लगता है कि उसने कुछ ऐसा किया जिससे स्पष्ट है कि उसमें कुछ कमी है। इससे बेहतर ये है कि शिक्षक उसके साथ बैठकर उसके द्वारा किए गए काम पर बातचीत करें, उसे दोबारा करने का मौका दें और उसका हौसला बढ़ाएं। माता पिता तक बच्चों की प्रगति के संबंध में क्या पहुंचाया जाए। तो जहां तक माता पिता बच्चों के प्रगति पत्र को पढ़कर अपने बच्चों की मदद करने की स्थिति में हो, तो वहाँ हमें अलग तरीका अपनाना होगा। और लेकिन हमारे यहाँ पर अधिकांश जगहों पर ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि किसी एक दिन अभिभावकों की बैठक की जाए और जो शिक्षक हैं वो और एसएमसी के लोग हैं वो मिलकर माता पिता से बात करें और बच्चों की प्रगति से अवगत कराएं। यदि सारे अभिभावक एक साथ नहीं आ पाते हैं तो जैसे जैसे वो आते जाएं वैसे वैसे उन्हें बच्चों की प्रगति के बारे में बताया जाए। ये सहयोग, और अगर माता पिता सहयोग करने की स्थिति में हैं तो वो उन्हें बताया जाए कि किस तरह से उन्हें बच्चे का सहयोग करना है। इसके बाद आता है अपने काम का मूल्यांकन या स्वयं मूल्यांकन। तो अपने खुद के काम का मूल्यांकन करने का काम शिक्षक स्वयं ही कर सकते हैं। ये काम वो अकेले में कर सकते हैं या दूसरे अपने शिक्षिका जो उनके साथ हैं उनकी सहायता से कर सकते हैं, जिसका तरीका बहुत आसान है। अपने काम में जो हम करना चाह रहे हैं उसके बारे में एक दूसरे से बात करना कि हम उसे कर पा रहे हैं या नहीं, कहाँ कहाँ हमें लगता है कि हमारे काम में कमियां हैं, कहाँ कहाँ हम सफल हो रहे हैं, लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में भाषाई कौशलों का आकलन और मूल्यांकन। अगर हमें बच्चे की भाषागत कौशलों का आकलन और मूल्यांकन करना है तो इसके लिए लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सीखने का जो हम रिकॉर्ड रखेंगे वो दो तरीके से रखा जा सकता है। एक, बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड। तो इसमें आकलन की जो बहुत सारे तरीकों का उपयोग करते हुए हर बच्चे के सीखने का रिकॉर्ड एक कॉन्टिन्यूस रूप में हमें अपडेट करते रहने से बच्चों को उनके सीखने में ज़्यादा मदद हम उनकी कर पाएंगे।
तो बच्चों के सीखने का रिकॉर्ड निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष जो हमें करना है उसके लिए प्रारूप ये दिया गया है कि इसमें ये कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए है। विद्यालय का नाम, कक्षा और कौन सा विषय वो हमने मेंशन किया। उसके बाद क्रम संख्या, छात्र छात्रा के नाम यहाँ लिख दिए जाएंगे। उसके बाद हमने लर्निंग आउटकम लिखे। बच्चे परिचित वस्तुओं या चित्रों के नाम बताते हैं। वो किस मंथ में बता रहे हैं वो हम मंथ वहाँ अंकित कर देंगे। उसके बाद बच्चे सुनकर निर्देशों का पालन करते हैं, वहाँ पर मंथ लिखेंगे। बच्चे सुनी हुई कविता या कहानी पर सरल प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बच्चे सरल कविता को हाव भाव से सुना लेते हैं। बच्चे अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेते हैं। बच्चे अपने परिवेशीय अनुभवों को सरल भाषा में व्यक्त कर लेते हैं और उसके बाद कोई विशेष टिप्पणी हो तो वो इस तरह से हम एक कक्षा के सभी बच्चों का रिकॉर्ड मेंशन करेंगे। तो ये एक बच्चे के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड हो गया। अब शिक्षक बच्चों का एक कंटिन्यूअस आकलन करते हुए लर्निंग आउटकम संप्राप्ति की दिशा, वहाँ पर माह और तिथि अंकित कर देंगे। तो ये सभी कक्षाओं के लिए बनाया जाना ज़रूरी है। उसके बाद आता है संपूर्ण कक्षा के सीखने के आकलन का संकलन कैसे करें। तो पूरी कक्षा में भी हम निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष हमें उसका आकलन करना है। तो इसमें भी जब हम कक्षावार, विषयवार संपूर्ण कक्षा का आकलन का पत्र बनाएंगे तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि विषय हमने लिख दिया कक्षा 1 से लेकर 5 तक, विद्यार्थियों की संख्या मेंशन कर दी, विद्यालय का नाम लिख दिया। उसके बाद में हमने क्रम संख्या और कुछ चयनित लर्निंग आउटकम हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए और यहाँ हम अप्रैल से लेकर के फरवरी मार्च तक हमने महीने अंकित कर दिए। अब कितने बच्चों ने पहला लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया। बच्चे अपने आसपास पड़ोस की वस्तुओं, उनके नाम के बारे में बताते हैं। तो 45 में से जितने बच्चों ने मेंशन कर लिया वो हम यहाँ लिखेंगे कि 40 बच्चों ने करा 45 में से, ठीक है, अप्रैल महीने में। मई के महीने में एक बच्चा बढ़ गया तो हमने 41 कर दिया। जुलाई में जितने बढ़ जाएंगे वो हम यहाँ अंकित कर देंगे। तो इस तरह से हम चयनित लर्निंग आउटकम लिखेंगे और यहाँ पर हमारी क्लास के कितने बच्चे किस लर्निंग आउटकम तक पहुँच गए हैं वो हम यहाँ मेंशन करते जाएंगे। तो ये हमारा कक्षावार, विषयवार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र बनेगा। इसके बाद बात आती है कि गणितीय कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन। तो केवल परीक्षाओं के माध्यम से जो हम मूल्यांकन करें अगर, तो वो एकांगी होगा। ये बच्चे के पूरे व्यक्तित्व, उसकी खूबियाँ और कमजोरियाँ, ये सब उसमें सम्मिलित नहीं होगी। बच्चे हर दिन नया प्रभाव ग्रहण करते हैं, नया व्यवहार सीखते हैं, उसे व्यक्त करते हैं। तो ऐसे में ये एक निरंतर चलने वाली आकलन पद्धति ज़्यादा उपयोगी होगी। यहाँ पे बच्चों द्वारा किए जाने वाली एक्टिविटीज़ को लगातार शिक्षक द्वारा देखते हुए काम के तरीकों को भी जांच परख की जाती रहती है। इसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में अनेक गणितीय कौशलों के आकलन हेतु जो तरीका अपनाए जाते हैं रिकॉर्ड रखने के, वो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाए गए हैं। यहाँ बताया गया कि शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण तकनीकी की समीक्षा और सुधार के लिए बच्चों के संप्राप्ति स्तर के मूल्यांकन के साथ शिक्षक के खुद के मूल्यांकन के लिए सीखी गई दक्षताओं, कौशलों की जानकारी लेना। उसके बाद है आगे की रणनीति और योजना निर्माण के लिए बच्चे का वर्गीकरण संप्राप्ति के आधार पर करने के लिए, कठिनाई जानने के लिए, उस पर कार्य करने के लिए। बच्चों के आकलन का रिकॉर्ड। आकलन के तरीकों का उपयोग करते हुए हर बच्चे के सीखने का रिकॉर्ड सतत रूप से हमें लगातार करते रहने से बच्चों के सीखने में ये ज़्यादा मददगार होता है। तो इसका रिकॉर्ड, जब हम व्यक्तिगत रिकॉर्ड की बात करते हैं गणित विषय की, तो यहाँ पर भी इसी तरह से होगा जैसे भाषा में हुआ था क्रम संख्या, छात्र छात्रा का नाम। यहाँ हमने लर्निंग आउटकम लिख दिए गणित विषय के और उसके बाद में यहाँ पर बच्चे के नाम लिख के उसके सामने किस महीने में किस बच्चे ने कौन सा आउटकम प्राप्त किया वो यहाँ मेंशन किया जाएगा। तो ये है व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड रखना। उसके बाद में आता है संपूर्ण कक्षा का आकलन। तो इसमें भी जैसे भाषा में किया गया था, एक तरफ हम चयनित लर्निंग आउटकम लिख देंगे और दूसरी तरफ महीनों के नाम लिख देंगे।
कक्षा में जितने बच्चों की संख्या है उनमें से कितने बच्चों ने कौन सा लर्निंग आउटकम किस महीने में प्राप्त कर लिया, उतने बच्चों की संख्या हम यहाँ अंकित करते जाएंगे। जैसे जैसे ज़्यादा बच्चे बढ़ते जाएंगे उस लर्निंग आउटकम के सापेक्ष हम यहाँ पर उसको दर्शाते जाएंगे। तो ये हमारी पूरी कक्षा का आकलन प्रपत्र हो गया। इसके बाद आता है कुछ ज़रूरी सुझाव। तो गतिविधियों के दौरान छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर शिक्षक के रूप में हमें ध्यान देना चाहिए। छात्रों ने क्या समझा, कहाँ पर कठिनाई आई, उसका पता लगाने के लिए शिक्षण सत्रों के बाद बच्चों से बातचीत की जानी चाहिए। इस सब से हमें एक सीखने में गैप कहाँ है ये भी हमें पता चल जाएगा। अब इस तरीके से ये हमने जो इसका भाग 5 है इसमें सीखा कि कैसे हम आकलन का रिकॉर्ड रखेंगे। इसके बाद आता है भाग 6। भाग 6 में हम जानेंगे शिक्षक प्रदर्शन एवं आकलन और सुधार, शैक्षिक बदलाव और स्व विकास की योजना, मेरी स्वयं की शिक्षण संदर्शिका, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी, उसकी साप्ताहिक कार्य योजना, बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र और संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र, गणितीय कौशलों का आकलन और मूल्यांकन, और साथ में दिए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। तो इसके बाद शिक्षक प्रदर्शन एवं आकलन और सुधार। हम शिक्षकों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो कैसे जांचें कि उनके प्रदर्शन में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए उनको आत्मावलोकन और विश्लेषण की ज़रूरत होती है। तो शिक्षक प्रदर्शन के कुछ मानक और सूचक जो हैं उनकी हम बात करें तो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं या बार बार कोशिश के बाद भी नहीं सीख पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। एक ही तरीके और गतिविधियां सभी बच्चों के सीख पाने में सहायक नहीं है, हर बच्चा कुछ अलग तरीके से सीखता है। तो शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक ऐसी ये मूलभूत प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं। शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए जो विकसित किए गए हैं, ये सूचक 4 श्रेणियों में आते हैं। सामान्य शिक्षण विधि, बच्चे सीखें इसलिए ज़रूरी है कि कक्षा में बच्चों की सहभागिता झलके, उन्हें सीखने के मौके मिलें। शिक्षण विधि के 3 प्रमुख पहलुओं पर इंडिकेटर बनाए गए हैं। पहला, सहज संबंध और आकर्षक माहौल। दूसरा, गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रारंभिक कदम। तीसरा, सीखना सुनिश्चित करने की पहल। अब इस हर श्रेणी में अपनी प्रगति आंकने के लिए जिन इंडिकेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं वो यहाँ आगे मेंशन है। जैसे भाषा शिक्षण में मौखिक भाषा में अभिव्यक्ति विभिन्न मानसिक और भाषाई क्रियाओं के सहारे पठन क्षमता की ओर बढ़ने पर जोर देना है। तो मौखिक भाषा का विकास नहीं होने पर उसका प्रभाव पठन क्षमता के विकास पर पड़ता है। इस सारी प्रक्रिया में बच्चे की सहभागिता एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हम गणित शिक्षण की बात करें तो गणित में गणितीय अवधारणाओं तक पहुंचने के लिए पहले ठोस वस्तुओं, बाद में चित्रों और फिर चिन्हों के साथ अलग अलग क्रियाकलापों पर जोर देना है। इसके साथ ही दैनिक जीवन में गणित को देख पाना, सामान्य क्रियाओं से गणितीय अवधारणाओं को जोड़ पाना ये भी महत्वपूर्ण है। अगर परिवेशीय अध्ययन को देखा जाए तो इस पर हमारा जोर तथ्यों पर नहीं होता बल्कि तथ्यों के बीच के संबंधों पर होता है। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अवलोकन के द्वारा जो जानकारी हासिल करते हैं इसके आधार पर नतीजों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। तो परिवेश को समझना और उससे अपना संबंध समझ पाना ये परिवेशीय अध्ययन का उद्देश्य होता है। शिक्षण प्रदर्शन का स्व आकलन, यहाँ पर कुछ सूचक प्रारंभिक स्तर के दिए गए हैं। हर सूचक में 4 स्तर होते हैं, A, B, C और D। इन इंडिकेटर्स के आधार पर हर दिन या साप्ताहिक रूप से हम अपने शिक्षण प्रदर्शन का आकलन करते रहें तो ये हमारे लिए अच्छा है कि किए गए कक्षा शिक्षण और बच्चों से बातचीत के लिए दिए गए इंडिकेटर के स्तर पर D, C, B, A पर टिक करें। वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए योजना बनाते हुए आगे बढ़ें। B स्तर तक पहुंचना अपेक्षित है और फिर भी हमारा लक्ष्य जो है वो A तक पहुंचना होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक दिया गया है सहज
संबंध एवं आकर्षक माहौल। इसके लिए जो इंडिकेटर है वो सामान्य शिक्षण विधि के लिए दिया गया कि सामान्य शिक्षण विधि इसलिए से G1 से दिखाए जनरल। कक्षा में ऐसा माहौल है कि बच्चे बिना डरे अपनी बात कहते हैं, हो रही प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं और कोई भी छूटता हुआ नहीं दिखता। ये हमारा इंडिकेटर है। इसके लिए ABCD ये 4 हमारे जो है वो स्तर हैं जिनकी हमने अभी बात करी थी। तो इन 4 स्तरों में हम अपने आप को कहाँ पाते हैं ये हमें डिसाइड करना है। अब हम सबका लक्ष्य A तक पहुंचना है। इसी तरह से यहाँ पे जो सामान्य शिक्षण है, इस सामान्य शिक्षण के इन्होंने हमें जो इंडिकेटर दिए हैं वो कुल मिलाकर के इन्होंने हमें 7 इंडिकेटर दिए हैं। भाषा शिक्षण जिसको इन्होंने L1 और L2 से इस तरह से दिखाया है, L4 लैंग्वेज, तो इसके लिए जो इंडिकेटर दिए गए हैं यहाँ पर इंडिकेटर हैं 4 और इन 4 इंडिकेटर में हम अपने आप को कहाँ पाते हैं ये हमें चिन्हित करना है और A तक पहुँचने का प्रयास करना है। इसी तरह से गणित शिक्षण, गणित को मैथ्स, इसको M से डिनोट किया है, M1 M2 यहाँ पे 2 इंडिकेटर दिए हैं, तो यहाँ भी हमें अपने आप को चेक करना है। इसी तरह से परिवेशीय अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसमें E1 और E2 यहाँ पर 2 इंडिकेटर हैं और इसमें भी हमें अपने आप को ABCD स्तर पर जांचना है। अब अगर हमें अपने आप को हम कहीं D, C या B पर पाते हैं तो A तक कैसे पहुँचें, इसके लिए हमें अपने शिक्षण शैली में बदलाव करना होगा, अपने विकास की योजना बनानी होगी। अब ये बदलाव क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति को पाना या हासिल करना, यही बदलाव है। ये बदलाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम सकारात्मक बदलाव की बात करेंगे। अब बदलाव को हम 3 रूपों से पहचान सकते हैं। पहला, ऐसा कुछ हासिल कर पाना जो हमारे पास पहले नहीं था, ये बदलाव है। ये भौतिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक तीनों तरह से हो सकता है। जैसे पहले हमारे स्कूल में कंप्यूटर प्रोजेक्टर नहीं था, अभी है। ICT का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया में पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। और बच्चों से मुस्कुराकर बात करना। इसके बाद में दूसरा बदलाव कि पहले से उपलब्ध चीज़ों में सुधार करना। और तीसरा बदलाव है ऐसी चीज़ें जो ठीक नहीं थी उनको हटा देना, ये भी बदलाव है। इस तरह से बदलाव करके सुधार किए जा सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है प्रोसेस की, कि सीखने की ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें बच्चों को खुद करके सीखने के मौके मिलें, वे साथियों के साथ मिलजुल कर सीखने के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए भयमुक्त वातावरण बनाना, बच्चे जिज्ञासु हों, अभिभावक सक्रिय हों, बच्चे सवाल पूछें, ये सब चीज़ें जब होंगी तो स्कूल का नामांकन और उपस्थिति खुद ब खुद बढ़ लगेगी। अब इसके बाद में आता है व्यक्तिगत विकास की योजना बनाना। तो व्यक्ति चाहे किसी भी आयु वर्ग का हो, किसी भी व्यवसाय का हो, उसके समक्ष कुछ उद्देश्य होते हैं, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होते हैं, जिन्हें प्राप्त करना उसका मानवीय स्वभाव होता है। तो किसी उद्देश्य की प्राप्ति करके उन्नति के शिखर पर पहुंचना ये तभी संभव है जब हम अपने आप को इसके लिए तैयार कर लें। तो व्यक्तिगत विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी मानसिक प्रक्रिया की संकल्पना को जानें और समझें। मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे निर्णय लेता हूँ, मैं अपने लिए गए निर्णय को एक्शन में कैसे बदलता हूँ, अपने रास्ते की रुकावटों को कैसे दूर करता हूँ। तो इस प्रकार के अभ्यासों से हम सहज ही सीख सकते हैं और इसके लिए हर दिन के कार्यों के बारे में सोचें और संभव हो तो कुछ नोट भी लेते रहें कि आज मैंने क्या किया, आज मैं कितना सफल रहा, कौन से तरीके से बच्चों को सिखाने में मुश्किलें आई, अगले दिन मुझे क्या सुधार करना है। और अपने में जो बदलाव हो रहा है उसको महसूस करते रहना भी ज़रूरत है। ये बदलाव हम अपने आप चेक कर सकते हैं या फिर हम किसी की इसमें मदद दे सकते हैं। पढ़ना और लिखना, तो बच्चों के सामने अगर शिक्षक पढ़ते हुए दिखता है तो उसके मन में भी पढ़ने की इच्छा खुद ही जागृत हो जाती है। तो हमें ज़रूरी है कि हम बच्चों के सामने हमारा जो व्यवहार हो वो इस तरह हो जो बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करे।
अब बात आती है सुधार के लिए योजना बनाना। तो हम अपने शिक्षण प्रदर्शन जो है वो मानक और सूचकों के आधार पर स्वयं के प्रदर्शन को हम आंकें, समझें और उसके बाद उसमें सुधार की योजना बनाएं कि हम कहाँ किस स्तर तक पहुंच गए हैं, अगले स्तर पर जाने के लिए हमें क्या करना है, किस समय तक पहुंचना है। इसके बाद आती है मेरी स्वयं की शिक्षण संदर्शिका। तो ये ज़रूरी नहीं है हम कोई बहुत मोटी सी हमें किताब लिखनी है कि हमें पूरे उसमें गतिविधियाँ और वो सब मेंशन करनी है। कुछ पॉइंट्स के सापेक्ष हम अगर अपने सवालों के जवाब दे दें तो हमारी संदर्शिका तैयार हो सकती है। जैसे मेरा बचपन और सीखना सिखाना, ये जवाब अगर हम अपने आप से करें। मेरे प्राइमरी स्कूल के दिनों में मुझे क्या करना अच्छा लगता था, मुझे क्या करना ख़राब लगता था, कौन सा विषय पढ़ना अच्छा लगता था, किससे मुझे डर लगता था, कौन से टीचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, कौन पसंद थे। इस तरह के सवालों के जवाब जब हम देंगे और इसके बाद शिक्षक के रूप में पहले दिन मैं शिक्षक के रूप में मैंने कैसा महसूस किया, उसके बाद शिक्षण कार्य करते हुए अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके परिवारों के बारे में मैंने क्या जाना समझा, वो व्यवहार जिसे मैं खुद पसंद नहीं करता, जिसे मैं अन्य साथी और विद्यालयों में देखना नहीं चाहता या जिसे मैं देखना चाहता हूँ जिस व्यवहार को, वो कौन सा व्यवहार है। एक शिक्षक के रूप में मैं अपने अंदर क्या परिवर्तन चाहता हूँ। तो इस तरह के सवालों के जवाब जब देंगे तो ये हमारे लिए एक संदर्शिका का रास्ता तय करेगी। इसके बाद में आता है फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि भाषा की यहाँ पे 90 मिनट का जो होगा वादन होगा, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के लिए समय अंकित है। सुनना 10 मिनट, बोलना 35 मिनट, पढ़ना 25 मिनट, लिखना 20 मिनट। इसी तरह से यहाँ पर गणित का भी वादन जो है वो 90 मिनट का होगा, जिसको हम ELPS के अंतर्गत बच्चों को सिखाया जाएगा। इसके बाद में आता है हमारी जो साप्ताहिक कार्य योजना है 1 से लेकर के 7 सप्ताह की, कि हमें किस दिन बच्चे के साथ किस लर्निंग आउटकम के सापेक्ष काम करना है, हमारा लक्ष्य क्या होगा। और इसी तरह से गणित विषय की भी दी हुई है। इसके बाद में अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ वो मेंशन किए गए हैं। और उसके उपरांत आता है कि बच्चों का अध्यापक के नाम पत्र। यहाँ पर ये बारबियाना स्कूल की 8 बच्ची जिनकी औसत उम्र 15 वर्ष है, उन्होंने अपने गुरुजी के नाम एक पत्र लिखा है। पत्र बहुत ही मार्मिक है और पढ़ने योग्य है। हम सब इसे पढ़ें और जानें कि हम कहाँ गलतियाँ कर जाते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। इसके बाद में कक्षा शिक्षण के दौरान हम क्या करें और क्या ना करें, इसकी एक लिस्ट दी हुई है। जैसे कि पहले हम पूरी योजना बना लें, बिना योजना के ना जाएं, सभी बच्चों को शामिल करने का प्रयास करें, चर्चा पर चर्चा का मौका दें, गतिविधि का प्रयोग करें, अभ्यास कार्य ज़रूर कराएं, अनुभव और कठिनाइयों को उनको अपनी व्यक्त करने का मौका दें, लिखित और मौखिक दोनों काम कराएं, हर रोज़ बच्चों की सराहना करें, उन्हें फीडबैक दें, लेकिन नेगेटिव फीडबैक ना दें। इसी तरह से TLM का उपयोग करें, ज़रूरत से ज़्यादा TLM का उपयोग ना करें। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें जानना एक शिक्षक के रूप में ज़रूरी है। अंत में दिया गया है अब्राहम लिंकन का पत्र, एक शिक्षक से अपेक्षा, पढ़ने योग्य। ये कुछ पंक्तियां हैं अब्राहम लिंकन की और हम इन्हें ज़रूर पढ़ें। तो ये हमारे अंदर एक नई समझ पैदा करने के लिए काफ़ी है। तो इस तरह से हमने जाना कि आधारशिला मॉड्यूल एक बहुत ही हम शिक्षकों के लिए सहयोगी मॉड्यूल है। हमें ये बहुत मदद करेगा कक्षा 1 और 2 के बच्चों को उनमें भाषा और गणित की बुनियादी समझ विकसित करने के लिए। धन्यवाद।